जन सैलाब, ये उत्साह ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। जब 25 सितंबर को ये हमारी जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी, उसी दिन तय हो जाएगा मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और आज महाभारत में बात मोदी के चाणक्य ने कैसे फिर बाजी पलट दी है। 2024 के चुनाव से पहले 2023 के विधानसभा चुनाव को लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, और अमित शाह ने ट्रेलर दिखा दिया है कि वो चुनाव का गणित कैसे पलट सकते हैं। मध्य प्रदेश को कांग्रेस जीती हुई बाजी मानकर बैठी थी, पर अमित शाह ने अपने तुरुप के पत्ते निकाल दिए हैं। वो चेहरे जो केंद्र की राजनीति में प्रभावी रहे, जिन्हें घर घर में लोग पहचानते हैं, जो एमपी में बीजेपी की राजनीति को मंच देने वाले चेहरे हैं, उन्हें उतार दिया है। क्या ये अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक है? क्या यही फॉर्मूला राजस्थान में भी अपना सकते हैं अमित शाह? मोदी के चाणक्य क्या 2023 की जीत की पटकथा ऐसे ही लिखेंगे कि 2024 में क्लीन स्वीप रहे? आज इसी पर कर रही हूं महाभारत, लेकिन ये क्या मंथन रहा है, ये क्या स्ट्रैटेजी रही है, किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए ये मास्टर स्ट्रोक चला है, उसके बारे में सबसे पहले आपको बताती हूं। कैसे 40 दिन के अंदर 4 बार मध्य प्रदेश का दौरा किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। यह चुनाव लड़ने का शाह स्टाइल है। 40 दिन में 4 बार एमपी का दौरा। चुनाव ऐलान से पहले 3 लिस्ट जारी की है। इसी के साथ साथ एमपी में बीजेपी के 79 नाम भी घोषित कर दिए हैं। चुनाव की तारीखें नहीं आई हैं, लेकिन नाम उन्होंने घोषित कर दिए। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसद चुनाव में उतारे गए हैं। ये मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है, और इसी के साथ साथ फग्गन कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह को भी टिकट दिया है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। इन 39 में से 36 सीटें पिछली बार बीजेपी हारी थी। अब उस हार का गणित अमित शाह ने कैसे बिठाया है? 7 पूर्व विधायकों को भी टिकट दे दिया है, यानी ये चेहरे हैं जो जनता के बीच रहे, उन्हें भी टिकट दो। 3 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। ये लगातार मध्य प्रदेश जाकर मंथन का नतीजा है। 14 जनरल, 11 ओबीसी और 14 SC/ST कैंडिडेट्स के नाम अमित शाह ने इस लिस्ट में डाले हैं। मैं बार बार कह रही हूं, आखिरी समय में गणित बदलने वाले ही अमित शाह हैं, और इसीलिए उन्होंने ये गणित बदला है। हर कोई हैरान रह गया कि ये बड़े बड़े चेहरे, केंद्र की राजनीति में प्रभाव डालने वाले चेहरे, किस तरह से अब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। आपको बताती हूं, मध्य प्रदेश में अमित शाह ने यूपी वाला फॉर्मूला अपनाया। अब यूपी वाला फॉर्मूला क्या है आपको बताती हूं। एमपी में बड़े चेहरों को मैदान में उतारा गया है। टिकट बांटने में यूपी फॉर्मूला अपनाया है। यूपी में क्या हुआ था? हर क्षेत्र में नया सीएम चेहरा पेश कर दिया। हर क्षेत्र में एक बड़ा चेहरा जो कि सीएम पद का दावेदार हो सकता है। अब ऐसे में सवाल आप पूछ सकते हैं कि शिवराज सिंह का क्या होगा, उस पर भी बात करेंगे आज। ग्वालियर चंबल से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा है। वहीं महाकौशल से प्रहलाद पटेल, कुलस्ते और राकेश सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। मालवा निमाड़ से कैलाश विजयवर्गीय उतरे हैं मैदान में। विंध्य से गणेश सिंह और रीति पाठक को विधानसभा चुनाव लड़वा रही है पार्टी। और इसी के साथ साथ 2017 में आपको बताऊं, इसी फॉर्मूले से यूपी में बम्पर जीत हासिल करी थी। क्योंकि आपको याद होगा 2017 में जब यूपी में चुनाव लड़ा, तब योगी आदित्यनाथ का चेहरा बतौर मुख्यमंत्री नहीं था। योगी प्रचार कर रहे थे, स्वतंत्र देव सिंह की कमान थी, और इसी के साथ साथ केपी मौर्य का भी चेहरा आगे था। मनोज सिन्हा के नाम पर भी चर्चा थी। तो ये यूपी वाला फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी अपना रहे हैं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। एमपी
कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। मध्य प्रदेश की धरती से मोदी ने दोपहर में कांग्रेस का चरित्र बताया तो शाम तक पूरी घेराबंदी कर चौंका दिया। दिल्ली से अपने योद्धाओं को मध्य प्रदेश के सियासी रण में उतार दिया। किसी भी हालत में कांग्रेस की वापसी ना हो, इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंक दिया। मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा। समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। विकसित होता मध्य प्रदेश फिर बीमारू राज्य न बन जाए, इसके लिए मोदी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट देकर एमपी भेज दिया। बस इसी सरप्राइज फैसले ने कांग्रेस की नाक में दम कर रखा है। तभी तो दिग्विजय सिंह इसे खारिज करने में लगे हैं, तो शिवराज इसे महाविजय का आगाज बता रहे हैं। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है। इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। कांग्रेस अपने आप को चुनावी रेस में आगे मान रही थी, लेकिन मोदी शाह ने ऐसी रणनीति बनाई कि पूरा खेल ही पलट दिया। ताकतवर नेताओं को जंग लड़ाने का यही फॉर्मूला शाह ने यूपी में 2017 में आजमाया था और बम्पर जीत हुई थी। योगी का मुख्यमंत्री बनना जितना चौंकाने वाला था, एमपी का ये प्लान उतना ही सीक्रेट था, जिसकी भनक भी किसी को नहीं लगी। तभी तो शाह के करीबी और चुनावी राजनीति से दूर विजयवर्गीय भी सरप्राइज हो गए। खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। और 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेगी। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। 2003 में जिस प्रकार छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ, 2023 में भी छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। बीजेपी की राजनीति के ये तमाम बड़े चेहरे, उन्हें ज्यादातर हारी हुई सीटों पर उतारा गया है, यानी कांग्रेस की मेहनत डबल हो जाए और वो अपने ही किले को बचाने के लिए दिग्गजों से भिड़ती रहे। तब तक बाकी सूबे और इसके आसपास वाली सीटों पर बीजेपी को फायदा हो जाए। तभी तो विधानसभा चुनाव में फग्गन सिंह कुलस्ते 33 साल बाद, नरेंद्र सिंह तोमर 15 साल बाद और कैलाश विजयवर्गीय 10 साल बाद चुनाव लड़ेंगे। प्रहलाद सिंह पटेल पहली बार चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं के साथ साथ राकेश सिंह और रीति पाठक का भी ये पहला चुनाव होगा। दिग्गजों को चुनाव लड़ाने के पीछे अमित शाह की वो जिताऊ रणनीति बताई जा रही है, जो कांग्रेस के सपनों को चकनाचूर कर सकती है। कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है सपनों देखने की। जो भी सपने देखते रहे, असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी, जैसे बार बार जनता ने कांग्रेस के समक्ष रखा। भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, इससे मजबूरी क्यों कहा जाए। चुनाव में ताकत पर हमारे लोग हैं, उनको उतारना भी ये तो भारतीय जनता पार्टी पे है, इसलिए उतर रहे हैं। जिनके पास है ही नहीं वो कहां से उतारेंगे। मोदी का अपने महारथियों को मैदान में भेजना शिवराज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की काट के तौर पर देखा जा रहा है। लोकप्रिय चेहरों और केंद्र में मंत्रियों के विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला न सिर्फ हारी हुई सीटों पर जीत तय करेगा, बल्कि पूरे प्रदेश की 230 सीटों पर माहौल बदलने का काम भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और मैं आपको बता दूं, मेहमान मेरे साथ महाभारत में जो जुड़ रहे हैं, चारू प्रज्ञा जी बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी। वरुण पुरोहित जी को आप देख सकते हैं, कांग्रेस के नेता हैं। राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपको यह भी बताऊं कि प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री और साथ ही जिनको मध्य प्रदेश के चुनावों में उतारा गया है, महेश जरा बता दीजिए, अगर वो जुड़ गए हैं तो हम सीधे पहले उनके पास चले जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा ऐलान है और उसके बाद ये कहा जा रहा है इस बड़े ऐलान के साथ साथ क्या राजनीति बदल रही है। प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस बड़े बड़े नाम बीजेपी ने उतार दिए है मध्य प्रदेश में, प्रहलाद जी, और इसके बाद कहा जा रहा है कि ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक है अमित शाह का। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है ये तो बीजेपी के लिए कंफ्यूजन दिखा रहा है और कुछ नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है चेहरा कौन है, उन्हें पता ही नहीं है किसे उतारना है। कांग्रेस को पहली सूची में कांग्रेस
स्तब्ध हो गई थी, मौन हो गई थी, दूसरे में बौखला गई है। और इसलिए जो अनर्गल बातें वो कर रही है, स्तरहीन टिप्पणियां जो कांग्रेस ने की हैं, ये उसकी बौखलाहट की चरम सीमा है। मैं कल छिंदवाड़ा में कहकर आया हूँ, छिंदवाड़ा 2003 की पुनरावृत्ति करेगा, जहाँ एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं था। ये महाकौशल की धरती है। कांग्रेस ने हमारी तुलना राक्षसों से की है। मैं कांग्रेस से पूछता हूँ, बाकी का मैं नहीं जानता, लेकिन प्रहलाद पटेल के बारे में ज़रूर बताएं कि वो मुझे किस श्रेणी में रख रहे हैं, ताकि जनता हिसाब कर सके। बौखलाहट में इस स्तर पर जाना ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मध्य प्रदेश मर्यादित राज्य है, मध्य प्रदेश संभावनाओं वाला राज्य है, संस्कार वाला राज्य है। वहाँ पर ऐसी हल्की भाषा, आपके पास नेतृत्व तो नहीं है तो आप उसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हो। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूँ, हमारी एक लिस्ट निकल गई, दूसरी आ गई, अब दिल्ली तीसरी भी आएगी। आपको किसने रोका है? लाइए, पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। अभी यात्रा की नकल की तो जूतम पेजार हो रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये बातें समय पर समझ लेगी तो अच्छा होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि किसी भी दल को चलाने के लिए नेतृत्व चाहिए, नीतियाँ चाहिए और नीयत चाहिए जी। थका मादा कालिक पोता नेतृत्व है, नीतियाँ हैं नहीं, नकल करने की आदत है, वो भी नहीं कर पा रहे क्योंकि ज़मीन की सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसी पार्टी को थोड़ा लोकतंत्र के मूल्यों की दृष्टि से सोचना शुरू कर दे कांग्रेस, तो शायद नष्ट होने से बच जाएगी। देखिए, मैं प्रहलाद जी एक चीज कहूंगी, क्योंकि बड़े बड़े महारथियों को चुनाव में उतारा है, इसलिए स्वाभाविक है, चर्चा भी है, हड़कंप भी मचा हुआ है। आप खुद एक बहुत बड़ा चेहरा हैं। इसी के साथ साथ कैलाश जी को उतार दिया गया है, फग्गन कुलस्ते को उतार दिया गया है। अब सीधे बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये हार से बचने के लिए एक लास्ट कोशिश है। हमारी 2 पीढ़ियां तैयार है और इसलिए जब पार्टी जिसको चाहती है वो भूमिका देती है। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। परिवारवादी लोग नहीं कर सकते, जो अपने बेटे से बाहर ना देख पाए, अपने क्षेत्र से बाहर ना देख पाए, वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कैसे करेंगे? तो ये तो आस लगाए बैठे हैं कि सीका टूटे, ये संभव नहीं है। ये गलती कर चुकी है जनता, दोबारा नहीं करेगी। प्रहलाद जी, विधानसभा में आपको उतारा है, बहुत से ये लोग कह रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई केंद्र की राजनीति से आपको वापस राज्य में डाल दिया गया है, आपको वापस राज्य का रुख करा दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं हृदय से अपने केंद्रीय नेतृत्व का और राज्य के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं खुश हूं। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में पहली बार मुझे राज्य की राजनीति में उम्मीदवार बनाया पार्टी ने, वो भी मेरे गृह जिले से। मैं अपने सभी नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जी प्रहलाद जी, बहुत बहुत मुझे बताया जा रहा है कि आप बहुत व्यस्त हैं, आपकी रैलियां हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव में आप पहले से ही ताकत झोंक रहे थे, अब शायद वो डबल हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ पार्टी के लिए नहीं अपनी सीट के लिए भी चुनाव की तैयारी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं एक बार फिर बता दूं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी जुड़ रही है हमारे साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और वरुण पुरोहित जी और दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधे चारू जी के पास जा रही हूँ। चारू जी जुड़ गई हैं अगर तो। चारू जी, सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई चर्चाएं तो सबकी हो रही हैं, चर्चा हो रही है प्रहलाद पटेल जी की, चर्चा हो रही है कैलाश विजयवर्गीय जी की, चर्चा हो रही है फग्गन कुलस्ते जी की, लेकिन शिवराज जी कहां हैं इस चर्चा में? जी, शिवराज जी हमारे वरिष्ठ नेता है सुचारुता जी, और इस समय चर्चा उन लोगों की हो रही है जो संभावित हो सकते हैं। शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और अभी भाजपा की केवल 2 ही लिस्ट आई है। मुझे ना ये स्पेक्यूलेशन ऐसा लगता है कि पहली बार इस बार हमारी पार्टी की लिस्ट इतनी जल्दी आने लगी, तो इतना स्पेक्यूलेशन हम प्लीज ना करें। आप ये कह रहे हैं स्पेकुलेशन मत करिए, ठीक है, स्पेकुलेशन नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो बड़े बड़े चेहरे आपने चुनाव में उतार दिए हैं, मैं एक बार वरुण जी आपके पास चली जाती हूँ, ये चेहरों की भरमार हो गई है चुनाव में। एमपी में जिस तरह से बीजेपी ने ये बड़े बड़े चेहरे उतार दिए, आप लोग मानकर बैठ रहे थे हमारी जीत पक्की है, अब इन चेहरों के साथ आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, जो मध्य प्रदेश की राजनीति के एक तरह से बीजेपी के लिए मंच तैयार करने वाले नेता हैं, घर घर में जाने वाले नेता हैं। केंद्र की राजनीति से एक बार इन्हें फिर से राज्य में भेजा गया, यानी इसका सीधा मतलब आपकी चुनौती डबल।
सुचारिता जी, हमारी चुनौती डबल नहीं है, उल्टी हाफ हो गई है। जिस हिसाब से इनकी पार्टी में भगदड़ मच रही है और चुराई गई संपत्ति स्थायी तो होती नहीं, चुराई गई सरकार है, मैं से चलती नहीं। अभी आपने शिवराज जी का प्रश्न किया, कोई जवाब नहीं, नेगलेक्ट कर रहे हैं। और जो ये कहते हैं साहब हमारे पास तो बहुत सारे नेता हैं, तो जब इंडिया अलायंस की बात आती है तो चेहरा कौन क्यों करते हो भाई? तो वहाँ भी बहुत सारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। देखिए, मैं बीच में बोलना नहीं चाहता हूँ किसी के, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, आपको भी नहीं लगेगा। बोलिए। मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में वन साइडेड कांग्रेस पार्टी आ रही है, उससे परेशान है। इनके खुद के नेताओं को, उमा भारती जी को, और इनको तो मना ही नहीं पा रहे, रोज स्टेटमेंट आते हैं। इनको तो क्या है, देखिए जस्टिफिकेशन करना है। जब आप कह रहे हो बड़े चेहरे उतार रहे हैं, मतलब छोटे कार्यकर्ता नेता बनने लायक नहीं है। या तो कांग्रेस के नेता लेते हैं ले जाके सरकारें बनाते हैं, या खुद के बड़े नेता, जैसे आप कह रहे हो तथाकथित बड़े नेता, तो चुनाव के बाद पता लगेगा कि लोकल चुनाव में कितना जीत पाएंगे। आप अपनी बात करिए, उसके बाद पता लगेगा। आप ये बताइए आपका क्या प्लान है चुनाव को लेकर? अरे भाई, आप लोगों के तो एक ट्रेनिंग होती है भाजपा कार्यालय में, दूसरे को बोलने मत दो। ये ट्रेनिंग किस प्रकार की ट्रेनिंग है? ये जनता देख रही है इस बात को। आप सुचारिता जी, या तो इनको मना करो। इस प्रकार की क्या मैनर्स है, बीच में बोलते हैं? मैं तो नहीं बोल रहा था आपके बीच में। अरे भाई, आपको ट्रेनिंग है गांधी परिवार को कोसना, कांग्रेस का नाम जपना, भगवान का नाम नहीं जपना। जितने प्रधानमंत्री जी आप कांग्रेस करते हो, दिन भर भगवान का नाम जपते हो, तो आपकी दुनिया सुधर जाती, देश सुधर जाता। पूरी दुनिया परेशान है आपसे, पूरा देश परेशान है। अब तो आपके कार्यकर्ता ग्रास रूट के परेशान है, भाग रहे हैं आगे। कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के आदमी लेते हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जिस तरह से नामों का ऐलान हुआ कल, बहुत से लोग इस बात पर की बात करें ना, ये कैसे बताएं? नहीं, एक मिनट चारू जी, जो रिएक्शन कैलाश जी का भी आया, आप कैसे बताओगे फिर? कांग्रेस भाई एक एक करके बात करेंगे। वरुण जी, एक मिनट रुक जाइए। वरुण जी, पार्टी का नाम लो। ठीक है, ठीक है, हो गया सर। एक मिनट, चारू जी के पास जा रही हूँ। चारू जी, जरा मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए। बड़े बड़े चेहरे, फग्गन सिंह कुलस्ते 33 साल बाद, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, कैलाश विजयवर्गीय 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रहलाद पटेल पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने खुद कहा, वो तो कह रहे हैं मुझे पार्टी का बहुत धन्यवाद कि मेरी कर्मभूमि से मुझे चुनाव लड़ने का मौका दे रहे हैं। लेकिन इन केंद्र के चेहरों को मध्य प्रदेश की राजनीति में वापस लाने के पीछे मंशा क्या है? सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि केंद्र में ये काम कर रहे हैं, सांसद हैं। आप इन्हें राज्य में लाते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई क्या लग रहा है, एमपी का चुनाव टफ हो रहा था आपके लिए, इसलिए इन्हें ले आए। नहीं, ऐसी बात नहीं है सुचारिता जी। देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी में सब कार्यकर्ता है, चाहे वो कोई मंडल में काम करने वाला कार्यकर्ता हो या केंद्र में मंत्री के पद पे कोई कार्यकर्ता हो। तो इस बात को तो हम झुटला नहीं सकते, तभी भाजपा जमीन पे मेहनत कर पाती है। सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं जनता के उद्धार के लिए। और दूसरी बात ऐसी है, मैं तो ये मानती हूँ कि अच्छी बात है ना कि सब लोगों को उनकी रूट से कनेक्टेड रखती है हमारी ये पार्टी। तो चिंता इन लोगों को क्यों हो रही है? मैं कहती हूँ इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, रोटेशन में भी तो चलना चाहिए। जब हमारी 18 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता, वरुण जी बीच में नहीं, मैं मैं बार नहीं बता रही हूँ, मैं कोई स्कूल की प्रिंसिपल नहीं हूँ कि बार बताऊंगी। एक एक करके बोले आप लोग प्लीज। मैं इस इंसान को जानती नहीं हूँ, प्लीज एक एक करके बोलेंगे, दरख्वास्त है। इस तरीके से जी प्लीज चारू जी बोलिए, फिर वरुण जी के पास जाऊंगी। दूसरी बात, अगर ये मुझे बताना चाहते हैं भाजपा की क्या सोच है, अगर ये मुझे बताना चाहते हैं भाजपा की क्या सोच है, तो मैं भी इनको बता देती हूँ कांग्रेस की क्या सोच है। लूट मार मचाइए, अपने जेब भरी और उसके बाद अपने घर में जाकर बैठ जाइए और राहुल जी का नाम जपिए। तो यहाँ पर आप मुझे ये मत बताइए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये पहली बार नहीं हुआ सुचारिता जी, मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारी पार्टी में बहुत सारे चुनाव में कई बार ऐसा हमने देखा गया है कि केंद्र के बड़े नेता, बड़े नाम जाकर विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे भौमिक जी हो त्रिपुरा के चुनाव में या पश्चिम बंगाल के चुनाव में, हमारे दिल्ली से बहुत सारे नेता वापस गए थे। देखिए, नेता जो है ना अपने जमीन से ही बनता है और वहां से उठता है, तब वो दिल्ली आता है। तो इसमें नेगेटिविटी जो ढूंढने का काम आज विपक्ष कर रहा है, मैं उन्हें एडवाइस करूंगी अपने घर में झांक के देख ले। या शायद इसलिए अपने घर में झांक के नहीं देखती क्योंकि इनका घर खाली पड़ा है। रहना कौन चाहता है इनकी पार्टी में? कोई रहना नहीं चाहता। मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, दुष्यंत जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। हर्षवर्धन जी, जिस तरह से जो नाम सामने आए हैं, ये सिर्फ 23 का खाका नहीं है, ये 24 का भी खाका होगा, क्योंकि इनको केंद्र की राजनीति से आप मध्य प्रदेश में ला रहे हैं। उसके बाद 24 का चुनाव होगा। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या इनमें से कोई फिर वापस 24 में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? ये बड़े सांसद हैं, 7 सांसद हैं जिन्हें सीधे मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनाव लड़ाने की बात हो रही है।
इसका असर आप 23 और 24 दोनों पर कैसे देख रहे हैं? देखिए सुचेता, राजनीति में या किसी भी जगह पर जो सरप्राइज वैल्यू होती है उसका बड़ा महत्व होता है। और अगर आप अपने कमांड में हैं, आप अपनी रणनीति तय कर पा रहे हैं, सामने वाले को चौंका पा रहे हैं, तो अगर आप क्रिकेट में भी कोई बॉल बदल दें और अचानक उसको चेंज कर दें तो सामने वाला आउट हो जाता है, या मारता भी है तो कैच हो जाता है। फुटबॉल में अगर आपको थोड़ा सा समय से ड्रिबलिंग करनी आती हो, सही जगह पे शॉट खेलें, पेनाल्टी शॉट और पेनाल्टी कॉर्नर को करने का अंदाज बदल दें, तो आपको गोल मारने में आसानी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी अमित शाह वाली है, उसने इस सरप्राइज वैल्यू को ठीक से इस्तेमाल करना सीख लिया है। हमने एमसीडी चुनाव देखा, गुजरात देखा, त्रिपुरा देखा, कई जगह सफल नहीं भी हुए, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हर बार नए तरह की रणनीति होगी। और अभी जो मध्य प्रदेश में हो रहा है उसको दो तरह से देखा जाना चाहिए। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां आधा आधा मसला है, तीसरी कोई पार्टी नहीं, तीसरा कोई दल नहीं, सब छिटपुट हैं, कहीं कोई कुछ वोट पा जाएगा और कोई, लेकिन कांग्रेस और भाजपा ही 2018 में जिस तरह का चुनाव हुआ उसके बाद भाजपा को ये चुनौती और बड़ी लगने लगी। और शिवराज सिंह चौहान बड़े नेता हैं, उन्होंने लगातार सफलता दिलाई है, लेकिन एक जगह पर जाकर किसी भी पार्टी को ये सोचना पड़ता है कि अब हमें नेतृत्व बदलना चाहिए क्या, इस नेतृत्व से जनता कुछ ऊबन सी महसूस कर रही है क्या, और तब उसको प्रयोग करना पड़ता है। अगर वो सही समय पर प्रयोग करता है तो उसका परिणाम निकलता है, उसको सफलता मिल जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने वही प्रयोग किया है। ये वो नेता है जिन सब का नाम, जैसे अभी प्रहलाद पटेल जी आपके साथ थे, प्रहलाद जी का नाम योग्य दावेदार के तौर पर आता है बार बार कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जबलपुर छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, लगातार जहां से चाहते हैं वहां से चुनाव जीत जाते हैं। नरसिंहपुर गोटे गांव उनका अपना घर गांव है, उनका छोटा भाई जालम पटेल यहीं से मंत्री था, अब वो लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि क्या दूसरे नेताओं को क्या मिला है। इंदौर 1 बहुत कठिन सीट है, संजय शुक्ला कांग्रेस का प्रत्याशी जो जीता है, जो विधायक है, अभी बहुत ताकतवर है, कैलाश जी को दे दिया, भाई आप दूसरों को लड़ाइए लेकिन अपनी सीट पहले जीत जाइए। फग्गन सिंह कुलस्ते, गणेश सिंह, राकेश सिंह जिस सीट पे लड़ रहे हैं जबलपुर पश्चिम पे, तरुण भनोट 2 बार से लगातार विधायक है वहां जबलपुर पश्चिम में। रीति पाठक को सीधी में उतार दिया क्योंकि विधायक के ऊपर आरोप लगे थे उसके प्रतिनिधि के ऊपर। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक तौर पर बहुत शानदार गेम किया है। अब इसके आगे जो दूसरे टिकट बटेंगे और उससे कैसे चुनाव चलेगा आगे, उससे बहुत कुछ तय होगा। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार तरीके से अपनी रणनीति बदली है और विपक्षी जो दल है उसके ऊपर वो हावी हो गए। उनके पास कुछ कहने के नहीं तो वो कह रहे हैं कि घबरा गए, ये कर दिया वो कर दिया है। और इस सब के पीछे एक वजह, अमित शाह भोपाल में जिस तरह से उसको उन्होंने कमांड में लिया, चुनाव पूरी तरह से नियंत्रण में है भारतीय जनता पार्टी के। और जो कांग्रेस बेटर थी, जिसको एडवांस दिख रहा था, मैनेजमेंट बेहतर दिख रहा था, प्रियंका जी गई थी, गारंटी दे रही थी, वो अचानक एकदम से गायब हो गई। लग रहा है जैसे कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही। तो अच्छा, बड़ा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको हर्षवर्धन जी, ये मैं आपको बताऊं कि आज प्रहलाद पटेल जी से भी जब हमने बात की तो वो उस समय रैलियों के बीच में थे, बहुत मुश्किल से समय दिया उन्होंने। मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप जिस बात की बात कर रहे हैं कि प्रियंका जी आई मध्य प्रदेश में, उसके बाद गायब हो गई, वहां कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, उनकी भी रैलियां थी। दुष्यंत जी, अब वो पूछ रहे हैं कि बाकी कांग्रेस के बड़े नेता कहां हैं, कहां रैलियां हो रही हैं, क्योंकि ये लोग तो नाम का ऐलान तो कल हुआ, रैलियां तो पहले से प्लान थी, यानी प्रचार में वो पहले ही लगे थे। देखिए, रैलियां तो सारी विधिवत और अपने समय के अनुसार होंगी। बहुत सारी बातें हर्ष जी ने कही, कुछ बातें इनकी ठीक भी हैं। सरप्राइज एलिमेंट का एक अपना महत्व होता है, लेकिन ये सरप्राइज क्या है? आपने सारे 90s के लीडर्स को उतार दिया, आपके पास युवा नेतृत्व तो नहीं है। 90s के लीडर्स का क्या मतलब है? भाई पुराने नेता हैं जो 25 साल जिनको विधायक और सांसद बने हो गए, 90s के लीडर्स हैं वो। 90s के लीडर, ऑफ कोर्स 90s तो के। आपकी पार्टी में तो बहुत से 90s के लीडर्स, उनको रिटायर करके घर बिठाइए। बोलने तो दो, बोलने। नहीं, 90s के लीडर्स का क्या मतलब है सर? आपने आपने इसका इस्तेमाल किया फ्रेज का, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा सर। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी और अपने पटेल साहब कब के लीडर? नहीं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ तो फिर 80s के लीडर्स हो गए सर।
राम मंदिर उनको तो बहुत पहले घर में बिठा देना चाहिए था। बिल्कुल है, लेकिन कमलनाथ के साथ में आप देखिए कौन, खड़गे जी, जीतू पटवारी है अध्यक्ष जी, कमलनाथ जी के साथ में सुभाष यादव है, कमलनाथ जी के साथ में कमलेश्वर पटेल है, कमलनाथ जी के साथ में जयवर्धन सिंह है। तो कमलनाथ जी 4 स्ट्रॉन्ग लीडर जो कांग्रेस पार्टी का यूथ है, जो युवाओं की भावनाओं को समझता है, तो इनके जो साथ भी युवा नेता है, 4 अलग रीजन से आते हैं, क्या उनका मुकाबला कर पाएंगे? नहीं, पहले तो आप मुझे बताइए 80s के नेता कौन कौन से? राहुल गांधी 80s के हैं, 90s के हैं या फिर 2000 के हैं? भाई आप कभी भी उनको रिटायर करना चाहिए नहीं? 2004 के नेता नहीं, आप एक बात बताइए, 2004 से वो लोकसभा के सदस्य बने हैं, तो वो तो 2004 से ही गिना। अच्छा, वो 2000 वाले हैं। तो बिल्कुल है जो नहीं, मैंने तो इसलिए कहा क्योंकि मध्य प्रदेश में तो सामने वाली वो सामने वाली पीढ़ी है, मंदिर आंदोलन के नेता हैं। बार-बार उनको लॉन्च करें। आप राम मंदिर आंदोलन के नेताओं को 30-25 साल अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है चुनाव में तो फिर तो बहुत सारे नेताओं की शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है, फिर तो वो घर में ही रहे। मैडम सुन तो लीजिए, मैं आज प्रसन्न होता अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलता, अच्छा, एबीवीपी के किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलता, किसी मंडल अध्यक्ष को टिकट मिलता, कोई यूथ जो नया युवा है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उसको टिकट मिलता, तो हमें दिखता कि भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से भरी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आत्मविश्वास है, जीतने की क्षमता है, भाजपा देश को विकल्प आने वाले समय में मंत्री भी बनेंगे, तब आप बात करिएगा। स्वागत करेंगे चारू जी को, चारू जी को। अच्छा ठीक है, मैं काउंटर ले लेती हूँ ना, आपकी डिबेट को आगे भी बढ़ाना है। चारू जी जवाब देना चाहती हूँ। हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई 80 के नेता हैं, तो फिर उनको हटा दीजिए, नए चेहरे को देना चाहिए था, आपके जैसे किसी चेहरे को वोट देना चाहिए, मतलब टिकट देना चाहिए था। बोलिए। देखिए, हम तो हमारे जैसे भी कितने सारे युवा चेहरों को मेरी पार्टी टिकट देती आ रही है। दुष्यंत जी भूल जाते हैं, क्योंकि देखो इनका काम है डिफेंड करना कांग्रेस पार्टी को। ये उस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं जिनके जो मेन नेता है आपके दुष्यंत भैया, वो 7, 8, 9 बार लॉन्च हो चुके हैं और उसके बाद कभी टेक ऑफ नहीं कर पाते। अच्छा, आप राहुल जी को साइड में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, हम प्रियंका जी की बात करते हैं। प्रियंका जी भी चुनाव के पहले 1-2 बार 1-2 झलक दिखाती है और उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। उत्तर प्रदेश में बहुत जोर शोर से उतरी थी प्रियंका दीदी, उसके बाद कहाँ गई? चुनाव तक नहीं लड़ी। मध्य प्रदेश में भी एक बार झलक दिखाने आई थी प्रियंका दीदी, उसके बाद कहाँ गई? कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। अच्छा, खड़गे जी को आप अध्यक्ष बनाते हैं, तब आपको अनुभव की कीमत है, लेकिन जब आप सीएम बनाते हैं गहलोत जी को उत्तर प्रदेश में, पार्टी को नियरली तोड़ देने के रिस्क पर, तब भी आपको अनुभव चाहिए होता है और हमें ज्ञान दे रहे हैं। हमारी पार्टी में तो कितने युवा कार्यकर्ता है, हमारी पार्टी में 11 करोड़ युवा कार्यकर्ता है। दुष्यंत भैया, आप नाम नहीं बता पाए। अच्छा, मध्य प्रदेश में किसी युवा कार्यकर्ता का, युवा प्रत्याशी का आप अभी भी बता दीजिए मुझे, कोई आपका युवा कैबिनेट मिनिस्टर हो? सारे दर्शकों से भी कि मैंने नाम रट नहीं रखे हैं। 11 अच्छा, देश की बनाया था मुझे बताइए। अनुराग जी की उम्र बताइए। नहीं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश की उम्र बताइए, उम्र बताइए, मध्य प्रदेश बताइए। अब आप शिफ्ट कर रहे का विषय मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में बताइए। अच्छा, आपने 65% जो यूथ आबादी है उनमें कितने लोगों को आगे बढ़ाया? अच्छा ठीक है, कितने लोगों को मंत्री बनाया? अच्छा, एक करके बोलिए, आप बोलिए। एक साथ बोलने का कोई फायदा नहीं। मुझे भी ऐसे समझ नहीं आता है ना, मैं आपको सुन पा रही हूँ, उनको सुन पा रही हूँ। या तो आप बोल लीजिए, मैं बोलती हूँ। हाँ, कंप्लीट करिए चारू जी, फिर आऊंगी आपके पास। दुष्यंत जी, आजकल बहुत समय यहाँ पर हुई है ट्रेनिंग, जो ये कांग्रेस की ट्रेनिंग हुई है ना, कि बोलते ही रही है नॉन स्टॉप। क्यों दुष्यंत भैया? आप लोगों से थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप युवाओं का इतना साथ देते हैं दुष्यंत भैया, तो आपने गहलोत जी को मुख्यमंत्री के लिए चुना, खड़गे जी को आपने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना, तब सचिन पायलट को बना देते? या राहुल जी तो आपके एकदम युवा नेता हैं, आप उन्हीं को अध्यक्ष बना देते? क्यों नहीं बनाया? राहुल जी को नहीं बनाया, प्रियंका दीदी को तो बना ही देते, किसी को तो बना देते। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रही हूँ। अपने आप से, अपनी पार्टी से आप ये प्रश्न पूछना नहीं चाहते? नहीं, सबसे बड़ी बात ये है, और एक बार सुनिए, एक मिनट, वरुण जी के पास जा रही हूँ। अच्छा, एक मिनट, वरुण जी के पास जा रही हूँ। पहले नहीं ऐसे नहीं सर, वो इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके प्लीज। वरुण जी के पास पहले। मध्य प्रदेश में हाँ, कोई बात नहीं, तो वरुण जी भी मध्य प्रदेश पे ही बोल रहे हैं, उनके पास ना जाऊँ?
हाँ ठीक है, तो मैं उनके पास जाऊंगी। मैं एक बार, जब युवा वाली बात हो रही है वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जो युवा चेहरा पिछली बार कांग्रेस चुनाव जब जीती तो जो युवा चेहरा था उसको तो आप लोगों ने साइडलाइन कर दिया वरुण जी, और उसके बाद फिर वो पार्टी बदलकर बीजेपी में चले गए। अब आज वो केंद्र में मंत्री हैं, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो युवा चेहरा तो बोलते रहते हैं, लेकिन देते कहाँ है जगह युवा चेहरा को? मुख्यमंत्री तो आपने कमलनाथ जी को ही बनाया था। सुचारिता जी देखिए, अभी बीजेपी वाले ये कह रही थी बार बार मैं बीच में नहीं बोलती रहा, बीजेपी क्यों? सारा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी, इस पे इनका सारा टाइम खराब किया है, प्रेम बहुत है उनके ऊपर नहीं किया। दूसरी बात, आप युवाओं की बात करो, कांग्रेस में तो जितने भी युवा हैं ये इनके पास नहीं, जब भी तो चुराने लगे। क्यों लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को? क्यों सचिन पायलट का नाम लेते हैं? क्यों इन्होंने आसाम में हेमंत बिस्वा को लिया? ये लो, अरे भाई अभी बीच में मैं तो नहीं बोल रहा था, ये गलत आदत है, अच्छी सीखो कुछ आगे बढ़ने आए तो। अच्छा ठीक है, बात करिए, सिंधिया जी का क्या था सर? चलो आप ही की बात कर लेते हैं। अरे आप ही की बात कर लेते हैं, कोई मैं बोल लूँ ना, कांग्रेस को छोड़कर, ये सच्चाई है आपकी पार्टी की। ठीक है चारू जी, एक मिनट, अब उनको बोलने दीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मैं बात कर रही थी। मैं बात कर लूँ ना, उन्होंने भी सोचा, पार्टी ने भी, कार्यकर्ताओं ने भी सोचा कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अभी हाँ बोलिए। मैं बोल लूँ ना, सब चुप हो जाए तो मैं बोल लूँ। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के युवाओं को ये लेते हैं, इनके पास युवा होते थे, क्यों लेते कांग्रेस के युवाओं को? दूसरा भी अभी ये बोल रही हैं, मैं इन्हीं की बात करता हूँ, महिलाओं का भी आरक्षण का बिल कितना ढोंग रचा, 4 दिन स्पेशल सेशन, कितनी महिलाओं को दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। और प्रियंका जी की बात करते हो, सफल असफल तो अलग बात होती है, अडवाणी जी भी सफल नहीं हो पाए, कितनी बार प्रधानमंत्री का उन्होंने पार्टी 200 पहुंचाई थी। अरे यार फिर भी प्रियंका जी भाई, प्रियंका सुचारिता आई कि वो आपका बबल बर्स्ट करना चाह रही है, वो कह रही है कि आप झूठ बोल रहे हो, झूठ के आप बीच में इंटरप्ट करो, दिस इज झूठ रॉन्ग, दिस को इज वो रॉन्ग। बेपर्दा अरे भाई अडवाणी जी कितनी बार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थी ना, अटल जी थे कि नहीं? अच्छा कितनी ठीक है, बातें करते हो आप? ठीक है, आप महिलाओं को टिकट नहीं देते हो, प्रियंका गांधी ने दिए उत्तर प्रदेश में 40% टिकट। सफलता असफलता अलग बात होती, दो ना आप क्यों नहीं दे रहे हो मध्य प्रदेश में टिकट? हम तो बुरे हैं, आप क्यों नहीं देते हो महिलाओं को टिकट? ठीक है। अरे भाई आप तो दो, आप क्यों नहीं दे रहे हो? प्रियंका जी करते हो, दिन भर तो नाम जपते हो, आपसे तो दिए नहीं जा रहे 50 टिकट मध्य प्रदेश में। सामना कर लिया, बीच में इंटरप्ट करती हो और दूसरे को दिखाना चाहती हो भाई आप खुद मैनरफुल हो, दूसरे को मैनर्स नहीं है। मैं बोला था आपके बीच में एक बार भी। अच्छा ठीक है, एक करके बोले ना, चारू जी का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी। हाँ नहीं सुचारिता जी, मैं बोला नहीं आपके कहने के बाद, फिर भी बार बार बीच में कूदना, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये एक ट्रेनिंग होती है। मैं तो नहीं बोला, बीच में आप मना कर दोगे, मैं चुप हो जाऊंगा। कूदना ये क्या भाषा है? ये इस तरह की भाषा नहीं, कूदना बोलना जरूरी है क्या? आराम से मैं एक करके बात कर लेते हैं प्लीज। हाँ बोलिए चारू जी बोलिए। इसीलिए मैं दुष्यंत भैया की इतनी इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं दुष्यंत भैया की इतनी इज्जत करती हूँ। अपनी बात आप करिए, मैं अपनी बात करती हूँ, लेकिन हमें बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है एक दूसरे से। धन्यवाद, थैंक यू मेरे भाई। अच्छा मैं अब बताऊं, मैं जरा ये जो भी है इनका मैं बबल बर्स्ट करना चाहती हूँ सुचारिता। पहली बात तो ये जो उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं, जिस लड़की का पोस्टर छापा था उस लड़की तक को टिकट नहीं दिया। 40% की इन्होंने बात करी, बट ये इनका केवल एक गिमिक था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनका कितना वोट शेयर है ये भी जानते हैं। अगर 40% महिलाओं की इनको इतनी चिंता होती तो उसी समय पे पंजाब में, गोवा में, हिमाचल में, कर्नाटक में इन्होंने कितनी प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया, इन्होंने बताया क्यों नहीं? कर्नाटक में तो नई सरकार बनाई है भाई साहब आपने, नई सरकार में आप जानते हैं कितनी मंत्री बनाई है महिला? केवल एक। तो 40% भागीदारी की बात आप केवल तब करते हैं जब आप चुनाव हारने वाले हैं, या महिला आपके लिए कुछ एक पोस्टर पे लिखने वाला नारा हो गई है और नारा ही बनकर रह जाएंगी, फुल स्टॉप। उसके आगे आपको उनके लिए कोई काम नहीं करना। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इनके मुंह से सुनकर मेरा खून खौल जाता है, क्योंकि इनके हिसाब से उत्तर प्रदेश की लड़की लड़ सकती है। वो बेचारी कर्नाटक में है ना, तो वो लड़ नहीं सकती, और जो थोड़ी बहुत लड़के जीत के आ गई हैं, मंत्री तो बिल्कुल नहीं बन सकती। ये आपका आईना है जी, देख लीजिए। ये जिस तरह की बातें इस वक्त महिला आरक्षण बिल के बाद बहुत सी चर्चाएं बार हो रही है, कितने टिकट महिलाओं को दिए, कितने टिकट महिलाओं को दिए। उससे पहले कोई सोच नहीं रहा था कि टिकट कितने दिए गए। मैं एक बार हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जो फॉर्मूला मध्य प्रदेश में आजमाया है अमित शाह ने, ये फॉर्मूला अगर वो राजस्थान में भी आजमा सकते हैं, वहां पर हम जानते हैं कि बड़े बड़े चेहरे जो केंद्र में राजस्थान के हैं, अगर उनको भी वहां लाया जाए, ये सीधा हम यूपी वाला
फॉर्मूला सर? आपको 2017 में याद होगा, एक तरफ योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे थे, वहीं स्वतंत्र देव सिंह कमान संभाल रहे थे, केपी मौर्य एक और चेहरा थे, वहीं दूसरी तरफ एक यूपी के अलग अलग जिलों में अलग अलग चेहरे। क्या मध्य प्रदेश में वही है, चेहरों की भरमार बीजेपी दिखाना चाह रही? ये देखिए, मध्य प्रदेश जो 2023 में है, ये गुजरात 2022 करने की कोशिश है। अब इसमें कितनी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, ये तो परिणाम के बाद निकलेगा, लेकिन कम से कम अभी मोमेंटम के तौर पर, माहौल के तौर पर, और जिसको मध्य प्रदेश के लोग कह रहे थे ना कि कुछ नया नहीं हो रहा है बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी, वो नया दिखाने की कोशिश है और उसको पेश करने की कोशिश है कि देखिए, आपके अपने नेता आपके बीच में है। और जो सवाल आपने इसके पहले पूछा था, जो पिछली टिप्पणी में रह गया था, कि देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो जैसे आप कहते हैं कि विधानसभा में कोई फटीग हो जाता है एक चेहरा देखते हुए, ये लोकसभा में भी होता है। तो अगर आपको लीडरशिप डेवलप करनी है तो आप दोनों तरफ कर लेते हैं। कई बार आप रिप्लेस करके, रीशफल करके करते हैं। अब उसका कितना लाभ होगा ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक कोशिश करती हुई दिख रही है। और वो कोशिश जिसको कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश के लोगों को लग रहा है कि हाँ, हम जो चाहते थे, हमारी मंशा पर ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। देखिए, अब ठीक है, ये जो कोशिश है ना, ये आत्मविश्वास से भरी नहीं है, इसमें विजन नहीं है, इसमें पराजय दिख रही है, इसमें हताशा है। अच्छा, आपने पुराने लोगों को ही उतार दिया, आप नए युवा लाते, जो छात्र संघ का चुनाव लड़े हैं, जो आपके अलग अलग बहुत सारे बीजेपी के 200 के आसपास संगठन है, संघ वगैरह, बहुत लंबा चौड़ा इनका हिसाब किताब है, उसमें से कुछ यूथ को अगर लाते, नए चेहरों को आप लाते तो देखिए, मैं आपको एक मिनट रोक रही हूँ, आपको दुष्यंत जी, क्योंकि आज एक बड़ा संबोधन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में है। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं,